हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसीडर करो आपको क्या करना पड़ता है, वो प्रोग्राम लिखने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को मतलब कि आपको इंक्लूड फाइल करनी होती है, उसके बाद फंक्शंस लिखने होते हैं, मेन फंक्शन जो भी आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके हिसाब से क्या होता है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। तो फिर C++ में जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो C++ में आपको ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर में फर्स्ट पार्ट आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या लिखते हैं जनरली, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर कोड, आपका जो भी प्रोग्राम है उसका डेवलपर कौन है, उससे क्या क्या हो सकता है, थोड़ी शॉर्ट्स इन्फॉर्मेशन आप आपके प्रोग्राम के बारे में डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में लिख सकते हो। जब भी आपको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है तो आप कैसे लिखोगे, वो इनसाइड कमेंट। अगर सिंगल लाइन इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो आप यूज़ करोगे \\, ये है सिंगल लाइन कमेंट। इसके बाद में जो भी आपका टेक्स्ट है टिल एंड ऑफ दैट लाइन, वो जो पार्ट है वो बन जाएगा कमेंट। अगर आपका कमेंट मोर देन वन लाइन है तो आप कैसे लिखोगे, ये सिंटैक्स है मल्टी लाइन कमेंट का, जो हम C में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सिंगल लाइन कमेंट है और ये मल्टी लाइन कमेंट है। जो भी टेक्स्ट है वो आप /* के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो लिखेंगे और क्लोज कैसे करोगे, *& तो ये पार्ट हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का। जब आप कोई भी पार्ट ये कमेंट के अंदर लिखोगे तो क्या होता है, वो पार्ट एज अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम नहीं कंसिडर करेगा कंपाइलर, तो वो पार्ट क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो फिर एक्चुअल पार्ट कहाँ से है आपका, लिंक सेक्शन से, मतलब जो आपका पार्ट प्रोग्राम में कंसिडर होता है। तो नेक्स्ट पार्ट आता है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, हेडर, एंड सेकेंड पार्ट कौन सा है लिंक सेक्शन में, नेम स्पेस। तो हेडर क्या होता है, देखो हम क्या कर रहे हैं, लिंक सेक्शन में हम सब लिंकिंग कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम में जो भी रिक्वायर्ड है उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको आपका ये प्रोग्राम लिंक करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आता है आपका हेडर, जो हम C प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करते हैं। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। तो हेडर में क्या है, आपके प्रोग्राम में जो रिक्वायर्ड है, जैसे कि इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स यूज़ करने, ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, वो यूज़ करने के लिए हम इंक्लूड करते हैं IOStream फाइल C++ में। सेम वे जो भी आपको इंक्लूड करना है तो आप यूज़ करोगे #include C++ में IOStream जो हेडर फाइल है हम इंक्लूड करते हैं। ये IOStream हेडर फाइल में क्या होते हैं, Cin एंड Cout, मतलब इनपुट एंड आउटपुट ऑब्जेक्ट्स जो है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वो होते हैं IOStream फाइल में। ट्रेडिशनली हम कैसे फाइल को, हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, बाय यूजिंग .h एक्सटेंशन। बट जो कंपाइलर्स है, न्यू कंपाइलर्स है, उसमें क्या करते हैं, IOStream ही यूज़ करते हैं, .h नहीं यूज़ करते, एरर आता है वरना। ठीक है, ये हो गया हेडर फाइल कौन से इंक्लूड करनी है। कोई भी आप math की हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हैं, स्ट्रिंग की हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी रिक्वायर्ड हेडर फाइल्स है उनको आप क्या करते हो, आपके प्रोग्राम में लिंक सेक्शन के हेडर में इंक्लूड करते हो। नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो ये हैश क्या है, इसको बोला जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसका काम क्या है, वो क्या करता है, आपका प्रोग्राम रन करता है कंपाइलर से पहले। जब आप क्या करते हो, हैश इंक्लूड करते हो, हैश इंक्लूड, ये डायरेक्टिव का मीनिंग क्या है, देखो एंगुलर ब्रेसेस में जो भी आपने लिखा है, जो भी हेडर फाइल आपने लिखी है, उसका जो भी टेक्स्ट है वो आपके कोड में एक्चुअली में रिप्लेस हो जाएगा। मतलब कि क्या, ये जो लाइन है उसके रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, IOStream में जितना भी कंटेंट है वो एक्चुअल आपके कोड में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट आता है नेम स्पेस।
नेम स्पेस क्या है? देखो, नेम स्पेस एक नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो अवॉइड करने के लिए नेम स्पेस यूज करते हैं। नेम स्पेस में क्या होता है, वो क्या करता है, वो स्कोप डिफाइन करता है आइडेंटिफायर्स का, वेरिएबल्स का, उसमें फंक्शंस होंगे, वेरिएबल्स होंगे, क्लासेस होंगे, लाइक दिस। मतलब ये क्या करेगा नेम स्पेस, ये स्कोप को डिफाइन करेगा। इट डिफाइन द स्कोप ऑफ लिटरल्स। और नेम स्पेस कब यूज करते हैं? जब नेमिंग का कॉन्फ्लिक्ट आता है तब। नाउ नेमिंग का कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि क्या? देखो, एक सेम प्रोग्राम है, ठीक है, एक सेम प्रोग्राम में दो वेरिएबल्स है, जैसे कि इंटीजर a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, और इंटीजर b इज इक्वल्स टू 6। सॉरी, सेम नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है। सो a इज इक्वल्स टू 10। मतलब कि क्या, मेरे दो नेम स्पेस है। मैं नेम स्पेस को कैसे डिफाइन करते हैं? बाय यूजिंग नेम स्पेस कीवर्ड। आपका नेम स्पेस को जो नाम देना है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके अंदर आप वेरिएबल्स लिख सकते हैं, क्लासेस लिख सकते हैं, फंक्शंस लिख सकते हैं, जो भी है। और ये मेरा सेकेंड नेम स्पेस है, नेम स्पेस जिसका नाम है n2, ठीक है। जब मैं ए की वैल्यू डिस्प्ले करती हूँ, मतलब जब मुझे ए को यूज करना है, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। इसको कॉल करना है कि इसको, मतलब ए की 5 वैल्यू यूज करनी है कि ए की 10 वैल्यू यूज करनी है। सो यहाँ पे नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट आ गया। सेम नेम के दो वेरिएबल्स है, तो इस केस में कौन सा वेरिएबल को एक्सेस करना है, कौन से वेरिएबल को यूज करना है, ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट। तो दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है नेम स्पेस। नाउ ये कैसे रिजॉल्व करेगा? देखो, अगर मुझे n1 नेम स्पेस के अंदर का a को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगी? n1 स्कोप रेजोल्यूशन a। तो क्या होगा, ये जो n1 है वो ये वाले a को यूज़ करेगा। और सेम वे नेम स्पेस 2 के यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगी? नेम स्पेस n2 स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर a। तो ये वाले नेम स्पेस को, मतलब ये वाले नेम स्पेस के अंदर जो वेरिएबल है उसको जाके कॉल करेगा। हम कैसे यूज़ करते हैं? बाय यूजिंग कीवर्ड, ठीक है, यूजिंग डायरेक्टिव। तो ये हो गया जनरली व्हाट डज मीन बाय नेम स्पेस। नाउ हम C++ में भी नेम स्पेस, ये हमारी जनरली सेकेंड लाइन होती है। प्रोग्राम जब हम लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? हम यूजिंग नेम स्पेस std। देखो, नेम स्पेस तो क्या है? नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करता है। ये क्या करता है? ये स्कोप, आइडेंटिफायर्स का स्कोप डिफाइन करता है। यूजिंग, ये डायरेक्टिव है नेम स्पेस को यूज करने के लिए। ये क्या हो गया? आपका नेम स्पेस का नेम। तो C++ में क्या है, जो std मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में क्या लिखा है, सारे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स जो भी है वो कहाँ पे लिखे हैं? ये std नेम स्पेस में लिखे, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में दिखा है, ठीक है। तो फिर जब भी आप cin, ये इनपुट के लिए होता है, और cout ये आउटपुट के लिए होता है। जब भी आप cin को यूज़ करते हैं या तो cout को यूज़ करते हैं, मतलब इनपुट, आउटपुट और endl, ऐसे endl ये मैनिपुलेटर हो गया। ये जो cin, cout ये प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। इनको जब यूज़ करते हैं इन अ C++ प्रोग्राम और आपने ये लाइन नहीं लिखी, मतलब यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखा, तो क्या करता है? ये अनआइडेंटिफाइड करके एक एरर आता है। क्यों आता है? देखो, आप सोच रहे होंगे कि हमने इनपुट आउटपुट के लिए IO स्ट्रीम की फाइल होती है, ठीक है, अगर हमने उसको इंक्लूड कर लिया तो ये लिखने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये cin और cout, इनकी डेफिनेशन कहाँ पे लिखी है, इनका स्कोप कहाँ पे लिखा है? इन std लाइब्रेरी में, ये std नाम के नेम स्पेस में लिखा है। और ये वाला नेम स्पेस कहाँ पे है? कौन से प्रोग्राम के अंदर है? ये वाला नेम स्पेस है जो IO स्ट्रीम के अंदर डिफाइन किया है। इसीलिए जब आप IO स्ट्रीम
यूज़ भी कर लेते हो, पर सी इन और सी आउट की डेफिनेशन ही नहीं मिलती, वो कहाँ पे, ये नेम स्पेस के अंदर है। इसीलिए जब भी आप सी इन और सी आउट यूज़ करते हो तो यस, ये नेम स्पेस हम यूज़ करते हैं, एसटीडी नाम का नेम स्पेस हम यूज़ करते हैं। हाँ चलो, हमने ये लाइन नहीं लिखी तो क्या होता है, जहाँ जहाँ आप सी इन और सी आउट यूज़ करोगे तो आपको कैसे यूज़ करना होगा, एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, सी इन एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड सी आउट, इस तरीके से। ठीक है, इस वे से आप क्या कर सकते हो, सी इन एंड सी आउट जो भी आपके है, जो भी ये नेम स्पेस के अंदर है आप यूज़ करते हो। ये हो गया नेम स्पेस। ये हो जाता है आपका लिंक सेक्शन। एक है हेडर, जहाँ पे आप जितनी भी हेडर फाइल्स इंक्लूड करना है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, और सेकेंड पार्ट हो जाता है नेम स्पेस, ये वाला है नेम स्पेस। तो C++ प्रोग्रामिंग में हम स्टार्टिंग की लाइन ये लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है डेफिनेशन सेक्शन। नाउ डेफिनेशन सेक्शन में आप क्या लिखते हो, ये मैक्रो जैसा है, जैसे कि हम लिखते हैं हैश डिफाइन, जो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, आप उसकी वैल्यू पहले ही डिफाइन कर देते हो। जैसे कि पाई की वैल्यू है 13.14, तो ये क्या हो गया, आपने वेरिएबल जो कॉन्स्टेंट्स है उसको जाके डिफाइन कर दिया, कहाँ पे, डेफिनेशन सेक्शन में। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। देखो, आप जब भी कोई प्रोग्राम रन करते हो तो क्या होता है, आपको कुछ कॉमन वेरिएबल्स लगते हैं, तो आप कहाँ पे लिखते हो, वो ग्लोबल सेक्शन में। उससे क्या होता है, जो भी आपके वेरिएबल्स है, जो भी आपने ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर करके रखा है, उसकी लाइफ टाइम क्या होगी, उसका स्कोप क्या होगा, थ्रू आउट द प्रोग्राम होगा, राइट। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में आप क्या लिखोगे, ग्लोबल वेरिएबल्स को लिखोगे, और यहाँ पे क्या होता है, क्लास को डिफाइन करते हैं इन C++। जैसे अगर मैंने ग्लोबल इंटीजर और x = 2, ये क्या हो गया मेरा ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी कर सकते हो। चलो, इसको मैंने वैल्यू नहीं असाइन की, सिंपली क्या किया मैंने, x एज ए ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। सेकंड पार्ट आता है क्लास डेफिनीशन का। C++ में क्या होता है, हम क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। हम क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि C++ ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वहाँ पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो क्या क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का वीडियो रेफर कर सकते हो। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे क्लास डिफाइन करते हो। तो क्लास डेफिनीशन में क्या होता है, आपको सिर्फ जो भी आपका क्लास है, जैसे मेरा क्लास है लेट्स से स्टूडेंट नाम का मेरा क्लास है, मैंने क्या किया, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन में क्लास को डिफाइन किया। यहाँ पे क्या होगा, क्लास के डेटा मेंबर्स भी होंगे और क्लास के मेंबर फंक्शंस भी होंगे, जो भी है वो। सो क्लास हैज़ बोथ थिंग्स, डेटा मेंबर्स एज वेल एज मेंबर फंक्शंस। सो जब भी आप क्लास डिक्लेयर करते हो, कहाँ करते हो, ये वाले सेक्शन में। सी इट इज़ जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ अ क्लास। एक्चुअल ये तो सिर्फ टेम्पलेट है, इसको मेमोरी एलोकेशन नहीं हो रहा। मेमोरी एलोकेट कब होगा, जब आप उसके क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, क्लास को डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद आता है फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होगा, देखो मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन लिया और समझो मैंने वो फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया। ये क्या है, मेन फंक्शन के ऊपर ऐड नाम का फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है। अगर मैंने क्या किया, ऐड इंटीजर कॉमा इंटीजर, ये फंक्शन का क्या है, सिर्फ प्रोटोटाइप है। मतलब मैं इसका मतलब क्या होता है, जब प्रोग्राम आपका कंपाइल होता है, ठीक है, कंपाइल होते वक्त कंपाइलर को क्या समझ में आएगा, ऐड नाम का कोई तो भी फंक्शन है
जिसके दो पैरामीटर्स है इंटीजर टाइप के और उसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। ये क्या होगा, सिंपली फंक्शन का प्रोटोटाइप। ठीक है, तो फिर मेन फंक्शन लिया। मेन फंक्शन क्या होता है, आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम दिस मेन फंक्शन। सो C++ में मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है इंटीजर, और इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होता है इसीलिए जब आप मेन फंक्शन को एंड करते हो तो उससे जस्ट बिफोर आप क्या करते हो, रिटर्न 0। इंटीजर ये मैंडेटरी है इन C++। देखो इन C++ में अगर आपने फंक्शंस को रिटर्न टाइप नहीं दिया तो क्या होता है, उनका बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप ही इंटीजर होता है, मतलब फंक्शंस के लिए। और ये क्या है, आपका मेन फंक्शन। सो इसका भी रिटर्न टाइप क्या आता है, इंटीजर। और इसको आपने इंटीजर रिटर्न टाइप लिखा है, इसलिए आप क्या करते हो, एट द एंड ऑफ योर मेन फंक्शन आप लिखोगे रिटर्न 0। ओके, नाउ मेन के अंदर क्या आते हैं, आप मेन के अंदर आपके वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। देन आप अगर आपके प्रोग्राम में फंक्शंस है तो उसको कॉल कर सकते हो। लेट से मैं क्या कर रही हूँ, ये ऐड नाम का फंक्शन कॉल करती हूँ। ठीक है, ऐड नाम का फंक्शन जिसका प्रोटोटाइप ऑलरेडी मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर करके रखा है। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। ये हो गया मेरा फंक्शन कॉल, ये हो गया मेरा फंक्शन डिक्लेयर। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट आता है फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन। नाउ ये क्या हो गया, आपका फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन डिक्लेयर हो गया। आपको क्या करना है, एट द लास्ट फंक्शन को डिफाइन करना है। मतलब कि क्या, आपको लिखना है कि आपका जो भी फंक्शन है वो एक्चुअल में कौन कौन से टास्क करने जा रहा है। यहाँ पे कोई कुछ भी टास्क होगा, लेट्स से ऐड फंक्शन का, बट मैंने क्या किया, फंक्शन की डेफिनेशन कहा कि एट लास्ट आफ्टर माय मेन फंक्शन मैंने क्या लिखा, फंक्शन का डेफिनेशन लिखा। मैंने फंक्शन की बॉडी लिखी, फंक्शन को डिफाइन किया, मतलब वो फंक्शन एक्चुअल में कौन कौन से टास्क करने जा रहा है। ठीक है, वो आप लिखते कहाँ हो, आफ्टर मेन। चलो ये क्या हो गया, आपके फंक्शन को डिक्लेरेशन, ये हो गया कॉल, ये हो गया डिफाइन। हाँ समझ लो, आपने क्या किया, जो आपका ये फंक्शन है आपने इसको डिक्लेयर ही नहीं किया। कंसिडर करो कि आपने ये फंक्शन डिक्लेरेशन में ये फंक्शन को डिक्लेयर ही नहीं किया और आप क्या कर रहे हैं, सीधा डायरेक्टली जाके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फंक्शन की डेफिनेशन आफ्टर मेन फंक्शन लिखा है। तो इसमें क्या होता है, देखो प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट कौन सा है, मेन फंक्शन। जब आपका प्रोग्राम पूरा कंपाइल हो जाएगा पहले तो वो एरर ही देगा क्योंकि आपने प्रोटोटाइप नहीं लिखा है। क्यों, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन क्या होता है, कंपाइलेशन बिगिनिंग से स्टार्ट होता है, ये सेक्शन ये और जब ये इधर आता है तो इसको ये तो मिल ही नहीं रहा। वो उसने क्या किया, डायरेक्टली मेन फंक्शन को कंपाइलेशन स्टार्ट किया। जब वो ऐसे कंपाइल करता है तो उस कंपाइलर को ये ऐड फंक्शन का कॉल मिलता है और ये तो ये फंक्शन है, ये तो हमने कंपाइलर को बताया ही नहीं, ये फंक्शन कंपाइलर को तो नोन ही नहीं है, इसीलिए क्या होता है, आपको एरर आता है। तो आप डायरेक्टली मेन फंक्शन में जाके फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। इससे पहले आपको क्या करना है, फंक्शन को डिक्लेयर करना है। आपका एटलीस्ट फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया तो आप सेकेंड में क्या कर सकते हो, जो फंक्शन की डेफिनीशन है वही डायरेक्टली मेन फंक्शन से पहले कर दो। इससे क्या होगा, कंपाइलर जब ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि ये ऑलरेडी फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी है। क्योंकि यहाँ पे डिफाइन अगर आपने किया नहीं तो ये तो डायरेक्टली कॉल हो गया ना, उसको पता ही नहीं है कि ये फंक्शन है और इसकी डेफिनेशन कहीं तो भी समवेयर इन प्रोग्राम है। ठीक है, ये
ये हो गया फंक्शन डेफिनीशन, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड मेन फंक्शन. सो दिस इज व्हाट होल स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम. आप C++ प्रोग्राम को कैसे लिखोगे, ठीक है. If you like my video, then please like, subscribe and share, and thank you for watching.